नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके काम का है, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में हमारे एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे सवालों के जवाब देते हैं। चलिए आज के कार्यक्रम में खास मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। जो आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में हमारे साथ धामनोधार से मौजूद है शिव शंकर वर्मा। शिव सर जो पहल ए स्कूल और शिव्स एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। शिव सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम लक्ष्य में। नमस्कार मिश्रा जी। सबसे पहले तो सर आपका भी बहुत धन्यवाद, समय दिया। और लक्ष्य में हम ऐसे शिक्षकों से, बच्चों से चर्चा करते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं बेहतरी के लिए। आपसे सर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, बतौर शिक्षक आपने इस प्रोफेशन को चुना, इसके पीछे कोई खास कारण, कोई खास वजह, और कितने वर्षों से आप शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं? सर, बतौर शिक्षक मैं 23 साल से धामनोद में दे रहा हूँ। उसके पहले 3 साल इंदौर में दिया है, तो टोटल यही कि 26-27 साल का अनुभव हुआ है। और एज अ टीचर आना क्या था कि मेरे कुछ गुरु थे, उन्होंने ये बोला शिव क्या करना चाहता है लाइफ में, आप आगे बढ़ते हो, पैसा हर जगह है, पैसे के साथ क्या होता है कि एक रिस्पेक्ट चाहिए। तो हमारी फील्ड ऐसी है जहाँ पर रिस्पेक्ट भी है, आपकी अर्निंग भी है। अगर आप इसको सही दिशा में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक टीचर सबसे आगे रहता है और रिस्पेक्ट के साथ रहता है। और इसी को लेकर 2000 में मैंने स्टार्ट किया था शिव्स एकेडमी धामनोद में। आज धामनोद हमारा विकासशील क्षेत्र है जहाँ एजुकेशन में, बिजनेस में, हर फील्ड में, और यहाँ की जो पब्लिक है, जनता है, सारी मिलजुल कर चलने वाली, एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। और हम उसी धामनोद को आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आज मैं धामनोद की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन, नमस्कार। पहल स्कूल जी 2015 में। हाँ सर। जी, आप पहल ए स्कूल और शिव्स एकेडमी के डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं। तो आपसे सर ये भी जानना चाहेंगे अपने स्कूल और एकेडमी के बारे में। आप बताएं कब से ये संचालित हो रहा है, कितना आपका स्टाफ है और कैसे आप अपनी एकेडमी को संचालित कर रहे हैं? सर, पहल स्कूल 2015 में स्टार्ट किया है। इसके पहले रन स्टार्ट किया था हमने शिव्स एकेडमी को 2000 में धामनोद में। सबसे पहले माहौल बनाए एजुकेशन का, जहाँ पीटी, पीएमटी उस समय चलता था। और फर्स्ट बैच में मेरी रैंक थी 32, अर्चना ठाकुर गवर्नमेंट स्कूल की स्टूडेंट थी। और पीटी में बात करें तो दिनेश सेन था, फर्स्ट बैच का स्टूडेंट पास आउट। तो वहाँ से जो हमने प्रोग्रेस की है, धामनोद में एक इस्टेब्लिश किया है माहौल एजुकेशन का। और वही माहौल आज धामनोद के लिए कहीं ना कहीं ये देखें कि हर किसी के लिए प्रमोट करने वाला था, मोटिवेट करने वाला था कि नहीं यार, यहाँ पर एजुकेशन में माहौल बनाने वाली है तो शिव्स एकेडमी। मुझे धामनोद में एज अ टीचर या फेस वाइज शिव सर को नहीं जानेंगे, परंतु शिव्स एकेडमी और पहल स्कूल का जो ब्रांड नेम बना है वो धामनोद और आसपास की जनता की देन है। उनकी शुभकामनाएं है कि आज उसको हर कोई जानता है, क्योंकि वहाँ के रिज़ल्ट दिए। और मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हीं को हमेशा कभी ऐसा नहीं हो कि यार पब्लिक हमको बोल रही कि यार शिव सर ने ये नहीं किया, उनको सेटिस्फाइड करूँ और उनकी जो अपेक्षाएं हमसे है उस पर खरा उतरूँ। और पहल स्कूल कंटिन्यू 9 to 12 इंग्लिश मीडियम अभी तक चल रहा है। और जहाँ पर एजुकेशन के क्षेत्र में देखें, मेरा बच्चा आज स्कूल लेवल पे इस टाइप के रिज़ल्ट दे रहा है कि लास्ट ईयर 28 स्टूडेंट मुख्यमंत्री योजना, लैपटॉप योजना में सक्सेस हुए हैं।
और उसी से हम देख सकते कि एक क्षेत्र में छोटा स्कूल इस लेवल का यदि रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है तो उसमें कहीं ना कहीं काबिलियत है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है। और उसी डिसिप्लिन को आगे बढ़ाते हुए एक नए स्टेज पर हम लोग फिर से जा रहे हैं। पहल स्कूल को अब नर्सरी से 12th तक प्रमोट करने जा रहे हैं। एक नया प्रोजेक्ट हमारा नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा। 24-25 में नर्सरी से स्टार्ट होगा, जहां बहुत सारे पेरेंट्स हमको ये बोलते थे सर 9 to 12 के बजाय आप नर्सरी में आइए। तो चूँकि मैं पहले अपने आप को प्रैक्टिकली साबित करता हूँ मार्केट में, देन अब प्रोसेस में हम वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग आगे बढ़े। यही सर विज़न है हमारा कि शिवज एकेडमी से पहल स्कूल 9 to 12 एंड अब कंप्लीट पैकेज। क्या बात है। सर अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, बंसल ग्रुप के योगदान को आप खासतौर पे शिक्षा के क्षेत्र में कैसे देखते हैं, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल ग्रुप लगातार काम कर रहा है। क्या और सुधार करने की ज़रूरत है या और क्या बदलाव की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? बंसल ग्रुप के इस योगदान पर आप क्या कहेंगे? सर ऐसे देखा जाए तो शिवज एकेडमी और बंसल ग्रुप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दोनों 2000 में स्टार्ट हुआ, जहां केसी बंसल साहब स्वर्गीय, जिनका नेचर उस लेवल पे था जहां पर वो चाहते थे कि हर स्टूडेंट के लेवल पे एजुकेशन आए, अफोर्डेबल एजुकेशन रहे, और उसी को ध्यान में रखते उन्होंने जो विज़न दिया है बहुत अच्छा दिया है। और यही विज़न कहीं ना कहीं हम अफोर्डेबल एजुकेशन पहल स्कूल और शिवज एकेडमी के माध्यम से कर रहे हैं। तो मुझे खुशी होती है कि आज बंसल साहब का जो विज़न अपने लेवल पे एक बड़ा सा जो पौधा लगाया था वो बड़ा सा एक वृक्ष बन चुका है। और आज क्वालिटी एजुकेशन जो भी देगा बच्चों को टेक्निकल लेवल पे, आज उनको उस लेवल पे चाहिए प्लेसमेंट। अगर आप प्लेसमेंट अच्छे से दे रहे हो, अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो, तो आप उस फील्ड में सक्सेस हो। और बंसल ग्रुप कहीं ना कहीं इस ओर अग्रसर है, दोनों चीज़ों को मैनेज कर रहा है सर। जी सर, आपके स्कूल में, एकेडमी में क्या ऑफलाइन मोड के अलावा क्या ऑनलाइन मोड से भी क्लासेस कंडक्ट होती है? हाँ सर, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे कंडक्ट होती है। ऑनलाइन पहले शिवज एकेडमी में चलती थी, टेस्ट सीरीज़ वगैरह वर्जन हम स्टार्ट करते थे 2000 से, उस लेवल को बहुत पहले से स्टार्ट कर चुके थे, बट वो क्लास लेवल पे था। बट कोरोना सेशन जो आया, यहाँ पर ऑनलाइन फुल फ्लैश में आया 2 साल के लिए, और उस ऑनलाइन के माध्यम से भी हमने कहीं ना कहीं बच्चों के साथ उनकी लिंक को ब्रेक नहीं होने दिया, और उस ब्रेक नहीं होने देने के कारण आज बच्चा कहीं ना कहीं सतत कंटिन्यू आगे बढ़ा है। परंतु इसका कुछ न कुछ ड्रॉबैक हुआ है। ऑनलाइन की यदि बात करें तो ऑनलाइन अपनी जगह है, बट आई कांटेक्ट जो होता है बालकों से वो ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा इम्प्रेसिव रहता है बजाय कि ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन में हमारा लेक्चर समझ में आ जाएगा, आज मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया, बट जो रिटर्न प्रैक्टिस होना चाहिए बच्चों की, वो प्रैक्टिस सेशन नहीं हो रहा है, और वो प्रैक्टिस नहीं होता है तो बच्चा कहीं ना कहीं फीडबैक पे जाता है, और हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा फीडबैक पे हो। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक साथ चलना चाहिए। बच्चा जब ऑनलाइन को कवर करता है, जब नॉलेज बिल्टअप कर लेता है ऑफलाइन से, और उसके बाद वो ऑनलाइन में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सर आपसे एक और महत्वपूर्ण हम चीज़ समझना चाहेंगे, स्टूडेंट की लाइफ में खासतौर पे टाइम मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण एक वो पहल होती है, या हम कहें टाइम मैनेजमेंट वो कड़ी होती है जिसका कई स्टूडेंट्स ठीक से उपयोग नहीं कर पाते, और उसका फिर डिमेरिट्स हम देखते हैं। टाइम मैनेजमेंट पर आप स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए क्या कहेंगे? टाइम मैनेजमेंट कितना महत्वपूर्ण है और कैसे इसका सदुपयोग करें? सर इसका सदुपयोग तो अभी उनका सही टाइम चल रहा है एग्ज़ाम्स का। सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी चालू हो गए हैं। एमपी बोर्ड, सीबीएसई, 10th 12th एंड लोकल बोर्ड वाले बच्चे भी इसमें शामिल हो रहे हैं। अब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो समय के साथ बच्चों को अपना, जैसे बाइक चलाते, 4 व्हीलर चला रहे, आपको गियर चेंज करते आना चाहिए।
आप लॉन्ग ड्राइव पे आ गए और फिर गियर चेंज नहीं कर रहे, फर्स्ट सेकंड पे चला रहे, तो तकलीफ में आ जाएंगे। वैसे ही बच्चे को अपना मोड चेंज करना है। स्टार्टिंग में हम स्टडी करते हैं, ठीक है, स्लो मोशन में करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी स्पीड बढ़ती है, बच्चे का टेम्पो बढ़ जाता है, वो क्वालिटी जो एक्सेप्ट करता है टीचर से, अपने आप को दे सकता है, उसको और वो अच्छे से बढ़ा सकता है। और बढ़ाने के बाद अब टाइम ऐसा आ गया कि सिर्फ अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखे, अनुशासन में रहे। और अनुशासन में रहते हुए अगर बच्चा अनुशासन में है, अपनी मेहनत पे भरोसा है, तो वो उसका आराम से रिवीजन करे, जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करे, नई चीज़ में नहीं जाए और इम्प्लीमेंट करे, स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं कि पूरी बुक है अब इसको मैं कब पढूं। आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें, एक तो होगा, एक के बाद दूसरा बन जाएगा, तो दो की क्वालिटी तो आ गई आपके पास। आप एक साथ देखेंगे कि ये पूरी बुक को करूं तो होपलेस हो जाएंगे। तो आप टाइम के अकॉर्डिंग चलें और उसको मैनेज करना सीखें। तो थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। गोल होना ज़रूरी है, परंतु गोल के साथ आपको फर्स्ट स्टेप कवर करना पड़ेगी। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन करें, सेकंड करें, देन आपका टॉपिक ऑटोमेटिक पता ही नहीं चलेगा कब ख़त्म हो गया। और इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपका फुल फोकस होना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम पे। सभी बच्चों का दोस्ती यारी अपनी जगह है, मोबाइल सोशल मीडिया अपनी जगह है, बट मेरा निवेदन है कि इनसे ये एग्ज़ाम शेड्यूल जब तक है आप थोड़ा दूर हो जाएं, अपने आप को धोखा नहीं दें, न पेरेंट्स को दें न टीचर्स को। बस एनालिसिस करें कि मेरा टारगेट अभी एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम को मुझे फाइट करना है। और इसमें कभी भी कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम टाइम में दिखते हैं बच्चों को, कुछ ऐसे आ जाए कि जो हमने पढ़े नहीं, तो बेटे उसमें आप कभी भी होपलेस नहीं हो। पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से आते हैं, और जब आपका फ्लो बन जाएगा, लिंक बन जाएगी, तो आप ऑटोमेटिक वो क्वेश्चंस भी कर पाओगे। तो करें ज़रूर और अपने आप पे विश्वास रखें। बहुत अच्छी बात आप सर कह रहे हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के तौर पर, लेकिन हम देखते हैं कई दफ़ा स्टूडेंट्स जब इन चीज़ों को अमल ठीक से नहीं कर पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के अलावा जो आपने बातें बताई है कि जो आपको प्रश्न पहले इजी लगते हो आप पहले उन्हें हल करें, इसका कारण फिर ये होता है कि कई दफ़ा स्टूडेंट स्ट्रेस में चला जाता है। स्ट्रेस ना सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ में, सभी की लाइफ में, हर एज ग्रुप के लाइफ में हम देखते हैं स्टूडेंट्स पर उम्मीदों का, अपेक्षाओं का भी एक लोड होता है। तो इस स्ट्रेस से स्टूडेंट्स अपने आप को कैसे सेफ रखें? सर, स्ट्रेस के लिए क्या होता है कि फैमिली का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। बच्चा उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन है आजकल घर में फैमिली मेंबर्स कभी भी बच्चों को टाइम जो देना चाहिए उतना टाइम नहीं दे पाते। इवनिंग में आप बैठे उनके साथ थोड़ी मस्ती करें, मस्ती करने के हंसी मजाक करें। और ये जब माहौल बनता है 15-20 आधे घंटे का, तो उस कंडीशन में बच्चा क्या होता है, थोड़ा टेंशन फ्री होता है, क्योंकि हर समय हम उसको पढ़ाई के लिए टेबल पे नहीं बिठा सकते। बेटे ठीक है, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, हमारे साथ बातें कर लो, मस्ती कर लो। नहीं तो ज़्यादातर ये होता है कि पेरेंट्स अलग मोबाइल टीवी सोशल मीडिया पर हो गए, बच्चे अलग हो गया, तो वहाँ से वो बाहर निकल नहीं पाता है। और अभी 70% ये चीज़ प्रॉब्लम हो रही है। तो बच्चा ये कर सकता है कि जब पढ़ रहे हैं या टेंशन आ गया, जो आपने क्वेश्चन किया मिश्रा जी, उस क्वेश्चन पे मैं आऊँ तो ये होगा कि बच्चा अगर कहीं ना कहीं डिप्रेशन आ रहा है कि यार ये कैसे पढूं, तो आप थोड़ा वॉक करें, कुछ साउंड वगैरह आपको गाना अच्छा लगता है उसको गुनगुनाएं, या पेरेंट्स के साथ थोड़ा एंजॉय कर लें, और फिर 15-20 मिनट के बाद आप फिर से अपने टेबल पे आएँ और उसको देखें, अपना एनालिसिस करें कि ये टॉपिक मेरा अच्छा है या नहीं। उसको पहले अच्छे से करें, फिर बाद में दूसरे को करें जिसको अभी तक किया नहीं है या जो आपको टिपिकल लग रहा है। तो पहले आप अपनी ताकत को पहचानें, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को पहले और अच्छे से कवर करें, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि हम जिसको अभी तक किया नहीं या जो टिपिकल है उसको फिर से सॉल्व करें।
उसको उतना ही कर सकते जितना हम उस पर कंफर्टेबल जोन में हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। शिव सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, टेक्निकल एजुकेशन को आप कैसे देखते हैं और आज के दौर में, वर्तमान दौर में टेक्निकल एजुकेशन की क्या उपयोगिता है? सर, टेक्निकल एजुकेशन आज के दौर में सबसे एक अहम भूमिका निभा रहा है। किसी भी फील्ड में हो, बच्चे की अपनी टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए। और टेक्निकल एजुकेशन में वो कल से, ठीक है हमारे पास एक गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बट प्राइवेट सेक्टर्स में हम इतना कवर कर सकते हैं कि ठीक है आपके पास अगर उस लेवल का नॉलेज है तो आपका प्लेसमेंट है, आपका प्लेसमेंट अच्छा है तो एक बार जहां आपको प्लेटफॉर्म मिल गया आप ऑटोमेटिक जंप करते हो। तो आज की तारीख में जो नई शिक्षा नीति भी है वो इसी को कवर कर रही है कि आप टेक्निकल एजुकेशन लेवल पर जाएं, जहां बच्चों को टेक्निकल फील्ड्स के अलग अलग डिफरेंट है, जैसे आईटी सेक्टर है, सॉफ्टवेयर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तमाम ब्रांचेस है। और कोई भी ऐसी ब्रांचेस नहीं है जो आपको नीचे डाउन करे, बस डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आप अपने फील्ड को, अपनी स्ट्रेंथ को देखें और उसके ओर अग्रसर हो जाएं। तो आने वाला समय इसी चीज़ पर कवर कर रहा है। आप मिश्रा जी बैठे हैं कहीं ना कहीं उस टेक्निकल एजुकेशन के कारण कि ठीक है आज मीडिया, सोशल मीडिया चौथा स्तंभ पर है और आप में वो रुझान था, आपने अपने आप को एनालिसिस किया कि इस लेवल पे बैठे हैं। तो बच्चे भी अभी उसके पास बहुत सारी फील्ड आती है। आज मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा गोल क्या है, क्योंकि हम एक डिसाइड तो करते फ्रेम कि मुझे वहाँ तक जाना है, बट मेरा एक मेन मोटिव है कि आपने जो डिसाइड किया उसकी ओर मेहनत करते जाए। वहाँ पर आपके पास 10 अलग अलग ब्रेकिंग पॉइंट आएंगे और ब्रेकिंग पॉइंट में आप जरूरी नहीं कि उससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। आप जिस फील्ड को चुनते हो उसमें मेहनत करें ईमानदारी से, और ईमानदारी से मेहनत करने के बाद चाहे वो नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि आपकी किस्मत में कोई अनदर फील्ड होगी, परंतु वो जाएगी आपकी मेहनत से। तो वो मेहनत से अगर आपने पिछले समय में किया है तो आगे चल के आप सक्सेस होंगे। क्योंकि हम बोल तो देते हैं बच्चों को, मिश्रा जी की एक टारगेट डिसाइड करें। मुझे बताएं 99% यदि 10th का स्टूडेंट, 12th का स्टूडेंट या कॉलेज का बोले कि मुझे वो बनना है, तो वो क्या बना है? ये संभव बहुत कम हो पाता है, क्योंकि वहाँ से सारी फ्रेम लिखी हुई है। अगर हम बोले ऊपर वाले को माने तो फ्रेम है, परंतु उसके साथ ये नहीं छोड़ सकते कि कर्म करना बंद कर दें। आप उस फ्रेम के अकॉर्डिंग जा रहे हो तो मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो क्या होगा, धीरे से आपको अपनी लाइन खुद मिल जाएगी और वही आपकी लाइन आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी जहां पर आप कुछ कर सकते हो। बिल्कुल ठीक कहा शिव सर आपने, और यही हम देखते हैं स्टूडेंट कई दफ़ा इस फॉर्मूले को अपनाकर आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन शिव सर, अंत में जाते जाते आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कई दफ़ा हम देखते हैं स्टूडेंट्स को ठीक से गाइडेंस नहीं मिल पाता है, और गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो असमंजस में होता है, कई दफ़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में होता है। उसे पता ही नहीं होता है कि 12th के बाद वो क्या करे, आगे किस दिशा में अपना करियर बनाए, और अगर वो चुनाव कर भी लेता है तो कहीं ना कहीं भटकाव आने लगता है। ऐसे में आपके स्कूल में, एकेडमी में आप बच्चों को किस तरह से गाइड करते हैं, उनकी किस तरह से काउंसलिंग होती है, और बच्चों को आप क्या संदेश देंगे? सर, 12th, आफ्टर 12th जैसे ही वो जाता है, सबसे पहले उसका रिज़ल्ट, 12th का रिज़ल्ट आता है, उसका इंटरेस्ट, पेरेंट्स का बैकग्राउंड और उसका रुझान किस ओर है, इन बातों को पहले ध्यान रखा जाता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए फिर उनको गाइड किया जाता है कि ठीक है भाई, आप इंटरेस्ट कहाँ बना रहे हो। सपोज़ मैं बात करूँ कि बच्चे ने बोला सर मुझे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, ठीक है, आप इंजीनियरिंग फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाकर आप फील्ड में आती है कौन सी ब्रांच, क्या करें, तो ये डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज किस ओर है।
आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल में किस और कवर कर रहे हैं। एक बेसिक रुझान देखा जाता है। अगर उसका बेसिक रुझान है तो हम उसको चूज़ करने के लिए करते हैं कि ठीक है आप इस फील्ड को की ओर जाएं, और अभी ध्यान दें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने का, और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सिर्फ आप थ्योरेटिकल उसकी स्टडी करें, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको कवर हो गया तो सेकेंड ईयर से आप ऑटोमेटिक जंप कर लोगे, आप प्रैक्टिकल नॉलेज को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम को भी फाइट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता को भी चेंज करना पड़ता है कि 12 तक बच्चा ऑन द टेबल रहता है, बुकीज रहता है। अब यहाँ से हम उसको चाहते हैं कि वो थोड़ा अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करे, और कॉलेजेस ऐसे होना चाहिए कि जहाँ पर उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो, जहाँ उसको ऑलराउंडर पर्सनालिटी मिले, एजुकेशन के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, तो वो बच्चा खुल जाता है और आगे सक्सेस होता है। सर मैं समझता हूँ आपने बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी बात कही सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को गाइड किया, आपने समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत शुक्रिया शिव सर। मिश्रा जी, आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बंसल न्यूज़ का धन्यवाद। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव सर, हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों के उन्होंने बेहतरी से जवाब दिए, हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को गाइड किया। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहें बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।